हम प्राइमरीली ब्रह्मास्त्र सीरीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस प्लस लेकिन प्राइमरीली इसके अंदर गाइडेंस भी है। इसके अंदर फंडा क्या होता है इसको याद करने का, हमें फंडामेंटल कंपाउंड्स पता होने चाहिए। उसके अलावा ये वाला क्लोरोफॉर्म वाला CH3, CCl4, CH2Cl2 ये हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों सबसे पहले आज ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप सभी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे कि जीओसी आईपीएससी में प्राइमरीली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा जो किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे। यानी पर्पस दो है हमारा, एक तो अंडरस्टैंड करना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, किस तरह से उन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाना। और इससे पहले जो हमारे वन शॉट वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं उनको आप देख सकते हो। हैविंग हाईएस्ट कंटेंट टू लेंथ रेशियो, लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि उन आपको लॉन्ग वीडियोस से बचना है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लेके थोड़ा सा कंटेंट कराया हुआ है। यानी 1 घंटे का कंटेंट अगर 2 घंटे में कराए तो मतलब कोई सेंस नहीं है, आपका टाइम बहुत कीमती समय वेस्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बच के रहिए। जो वन शॉट हमने बना रखे हैं वो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। ओके, उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बच्चों बनी हुई है। तो आज हम जीओसी आईपीएससी देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद जीओसी आईपीएससी में सबसे पहले देखने वाले किस तरह के टॉपिक्स आते हैं प्राइमरीली। तो देखो यार, टॉपिक्स की लिस्टिंग तो यहाँ पे है, इसमें इनफैक्ट आइसोमेरिज्म की लिस्ट भी मैंने डाल दी है, लेकिन आइसोमेरिज्म अलग से मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। अगला सेशन जो है वो आइसोमेरिज्म पे होने वाला है। तो यहाँ पे अगर बच्चों में बात करूँ तो प्राइमरीली मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ, इसमें अपन एक एक पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओवरऑल क्रक्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, IUPAC जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्राइमरीली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, 2 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। एक तो हमारे पास आता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, यानी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दे दिया, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ और दे दिया, या अमाइड और एनहाइड्राइड दे दिया। ऐसे मिक्स करके पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो रहती है बच्चों, वो जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एरोमेटिक नेमिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं। इवन एडवांस्ड में भी एरोमेटिक नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं और पॉलीफंक्शनल, यही सेम एडवांस्ड में भी सेम फंडा है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो है कॉमन नेम्स, जिससे हम काफ़ी डरते हैं। कॉमन नेम से काफ़ी डरते हैं कि भाई कॉमन नेम्स को कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे। अब ये जो 3 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, पहली चीज़ जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें आना चाहिए प्राइमरीली सीनियरिटी टेबल आनी चाहिए। सीनियरिटी टेबल एक बार हमें पता है तो उसके बाद काम हो जाता है। सीनियरिटी टेबल जो है ये आप NCERT से डायरेक्टली देख सकते हैं। और इसके अंदर फंडा क्या होता है इसको याद करने का, सबसे पहले कौन आता है, आप साथ साथ बोलते भी रहिएगा, ठीक है, और लिखते रहिएगा जो की पॉइंट आपको लगे। ये की पॉइंट्स आप नोट भी करते रहिएगा, जो जो लेक्चर में बोली जाती, कई चीज़ें लिखी जाती, कई चीज़ें बोली जाती। तो भाई अगर हम बात करें आईपीएससी में सीनियरिटी टेबल में, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, सल्फोनिक एसिड आता है, और फिर एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। एसिड के डेरिवेटिव्स के बाद बच्चों क्या आते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड आते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड के बाद फिर डबल बॉन्डेड आते हैं जिनमें हेटेरो एटम होता है, और फिर सिंगल बॉन्डेड आते हैं। यानी जो OH है, NH2 है, SH है, ये तो लास्ट में आते हैं। डबल बॉन्डेड में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ट्रिपल बॉन्डेड में हमारे पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड होता है। और एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास एनहाइड्राइड होता है, हमारे पास अमाइड होता है, हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है, एस्टर होता है। समझ में आया? तो ये सीक्वेंसिंग है। तो पहले एसिड है, फिर उनके बच्चे यानी उनके डेरिवेटिव हैं, फिर ट्रिपल बॉन्डेड है, फिर डबल बॉन्डेड है, और फिर सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एरोमेटिक नेमिंग के अंदर हमें फंडामेंटली पता क्या होना चाहिए, हमें फंडामेंटल कंपाउंड्स पता होने चाहिए। फंडामेंटल कंपाउंड्स पता होने चाहिए और इसके बेसिस पे नेमिंग होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसका मैं एक नाम तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में आ चुका है, ठीक है। तो ये या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया था। अब इसके ना 2 आईपीएससी नेम पॉसिबल है, देयर आर 2 आईपीएससी नेम पॉसिबल। और अगेन ये फंडामेंटल कंपाउंड्स कौन से हैं, ये एनसीईआरटी से अपने को देख लेने चाहिए। हम प्राइमरीली ब्रह्मास्त्र सीरीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए हैं। आप समझ रहे हैं, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 नाम पॉसिबल है। वन ऑफ द नेम विच इज
जो आईपीएसी नेम है वो है 4-नाइट्रोटोलुईन। टोलुईन, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि टोलुईन जो है वो आईपीएसी नेम है। हमें लगता है टोलुईन बोल रहे हैं तो शायद ये कॉमन नेम ही होगा, लेकिन पता है कई सारे ऐसे कॉमन नेम हैं जो इतने कॉमन हो गए कि उनको आईपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। इनफैक्ट उनको बोला जाता है PIN, दैट इज प्रेफर्ड आईपीएसी नेम। जैसे कि टोलुईन में ऐसा होता है, टोलुईन के अलावा हमारे पास फिनॉल में ऐसा होता है, फिनॉल आईपीएसी नेम है, एनिलीन एक आईपीएसी नेम है, एनिसोल एक आईपीएसी नेम है। हमें लगता है यार एनिसोल, एनिलीन ये सब तो कॉमन नेम्स होने चाहिए। नहीं बेटा नहीं, जिंदगी में बहुत बार जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, कुछ और होता है। ठीक है, इट हैपन्स मेनी टाइम्स। तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल ऐसे खुला रखिए और मज़ा आएगा आपको। अब इसका जो दूसरा नाम पॉसिबल है, वो दूसरा आईपीएसी नेम आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं एटीपीएंस कितने पावरफुल हैं। ठीक है, सभी को कमेंट सेक्शन में इसका जो आईपीएसी नेम है वो आपको बताना है ना। अब हम कुछ आईपीएसी के क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके बाद हम जीओसी के क्वेश्चंस लेंगे। तो भाई बहुत बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, एक बार आप सभी वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन का जवाब सोचिए कि क्या आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये तो हमने ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए हैं। तो क्वेश्चन में हमने एक तो लिए हैं AOTS से। AOTS आप सभी जानते हो, पहले भी बताया था, ब्रह्मास्त्र सीरीज में बताया था। वो एक बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट रिसोर्स है। ये ATP की मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर JEE मेन, बहुत ही रिलेवेंट है और हर साल 60 to 80% काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस JEE मेन में इससे पूछे जाते हैं। तो हमने कई क्वेश्चंस तो AOTS से डायरेक्टली उठा लिए है ना। अब कई बच्चे सोचेंगे सर हमारी टेस्ट सीरीज में आ गए, तो नहीं बेटा, हमने ज़्यादातर क्वेश्चन जो लिए हैं वो पुराने मॉक टेस्ट सीरीज जो AOTS की थी उससे क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ हमने PYQ ले लिए और कुछ हमने जो हमारा ATP स्टार का बुलजाई मटेरियल है उससे हमने क्वेश्चंस लिए। तो चलो, ये जो क्वेश्चन है ये आपने देख लिया क्या? देखो इसका जवाब आएगा सेकंड, है ना। कईयों ने ठुल्लुओं ने पहले देख लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ, है ना, कि सर हम इंजॉय कर चुके पहले। तो ये जो सेकंड अगर हम बात करें कैसे आ रहा है, देखो यार इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, तो एक तरह का क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है पॉलीफंक्शनल में। तो हमने देखा यार मेन फंक्शनल ग्रुप तो कुछ ऐसा है, जब मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो पेरेंट चेन हम यहीं से बना देंगे। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, सबसे लंबी भी है ना, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा लोकेंट है और ये भी हमारा लोकेंट है। अब ये जो लोकेंट है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम ऑक्सो बोल सकते हैं या इसको हम कीटो भी बोल सकते हैं। कई बच्चों को डाउट आता है कि सर फॉर्माइल नहीं बोल सकते क्या? बच्चों फॉर्माइल तब बोलते जब यहाँ पे ये लोकेंट की तरह होता और CHO पूरा का पूरा ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होता। तो जब कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है तब CHO जो होता है उसको फॉर्माइल बोला जाता है ना। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि बच्चों को ऑफन ये डाउट आता है कि सर ऑक्सो आएगा, फॉर्माइल आएगा, कीटो क्या आएगा सर, जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब सब समझ में आ जाएगा जिंदगी में क्या हो रहा है ना, डोंट वरी अबाउट। तो पहला क्वेश्चन जो कॉमनली आता है आजकल वो इस तरह का बच्चों आता है। इसके अंदर खास तौर पे कीटोन एल्डिहाइड जब साथ में हो तो उनको कैसे नाम देना है, कार्बन को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया था 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीओसी एंड ऑल, वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर लेक्चर है, वैसे वो RBC का लेक्चर है, रैंक बूस्टिंग कोर्स का लेक्चर है, लेकिन उसको आप देख लेना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, AOTS आप सभी को ज्वाइन कर लेनी है, सभी AOTS का हिस्सा बने, है ना। रियल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसकी कुछ खासियत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। भाई इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, पहली चीज़। इसके अंदर लाइव मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं। उसके अलावा बच्चों फुल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, राइट। तो इसका फ़ायदा आप सभी उठा लें और बस इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा है नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन असाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन गलती से यहाँ पे डल गया। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, है ना, अभी नहीं, आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टली प्रायोरिटी बेसिस पे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी एक शिफ्ट में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिमिलर, सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो सभी साथ में इन्वॉल्व होगे तभी मज़ा आएगा। तो वीडियो को आप सभी पॉज करेंगे और आराम से शांति से बैठ के इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जवाब आएगा। चलो, होपिंग दैट आप सभी ने इसको ठीक से ट्राई किया होगा। अभी देखो इस सवाल में अगर बच्चों बात करें तो करेक्ट आंसर इज सी है इसका सही जवाब।
यहाँ पे देखो ए जो है इसका 3 आ रहा है। नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी होना चाहिए। नॉन प्लेनर, अरे भाई कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 हो जाएगा तो शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, तो प्लेनर तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे जो ए है उसका आ जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। बाईसाइक्लो कंपाउंड दिख रहा है भाई, 2 रिंग दिख रही हैं जिसमें कॉमन एटम एक से ज्यादा है। कॉमन एटम जब एक होता है तो उसको बच्चों स्पायरो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पायरो। ठीक है, तो जो सी अपना दिखाई दे रहा है ये 1 है, ये स्पायरो कंपाउंड है। और जो डी है बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना? यस, समझ रहे हो आपको? दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लिनैरिटी है, सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बच्चों, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसमें देखिए, इसमें कॉमन नेम्स का यूज़ किया हुआ है। अच्छा, कॉमन नेम्स की बात अपन ने नहीं करी, अपन ने एरोमेटिक नेमिंग की करी। कॉमन नेम्स के लिए ना एक मैंने मिनी शॉर्ट बना रखा है जिसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है ना बच्चों वो लिए हुए हैं। तो मिनी शॉर्ट को जरूर देख लेना, उसमें कॉमन नेम्स का मतलब आपको मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये जो गामा अल्फा बीटा ये सब चीजें ना कॉमन नेम्स में यूज होती है। कार्बेल्डिहाइड कब यूज होता है? नॉर्मली एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है, समझ रहे हो आप? यहाँ पे कार्बेल्डिहाइड कब यूज हुआ? तो ये होता है स्पेशल सफिक्स, और स्पेशल सफिक्स से आजकल क्वेश्चन काफी कॉमनली आते हैं। स्पेशल सफिक्स तब लगता है बच्चों जब रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। जब किसी रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, इन दैट सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि तब हमारे पास अल की बजाय कार्बेल्डिहाइड आएगा, है ना? अब गामा पोजीशन पे मिथाइल है, तो गामा पोजीशन पे मिथाइल है, तो आइए देखते हैं भाई गामा पोजीशन पे मिथाइल कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास तो साइक्लोहेक्सेन। इसका आंसर आपका क्या आया भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो एक्चुअली मिथाइल नहीं है, वैसे ये इथाइल है। अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे इथाइल होना चाहिए, गामा इथाइल, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसके अंदर इन्होंने कॉमन नेम का टिंज भी डाल दिया। ये नहीं पता है, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको स्पेसिफिक रूल समझ में आना चाहिए, आपको स्पेशल सफिक्स पता होना चाहिए। याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लेना। स्पेसिफिक रूल होता है ना, जब 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा आते हैं, जैसे कि 3 COOH एक साथ जुड़ गए, तो स्पेसिफिक रूल से क्वेश्चन आ सकता है। यानी छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नॉर्मल आएगा। कई बार हम सोचते हैं क्वेश्चन टफ कर ले, नहीं, एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं GOC। देखो यार, GOC के अंदर जो क्वेश्चंस प्राइमरीली आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, एक तो होता है हमारा RHI। RHI का मतलब जानते हो ना सभी के सभी? यस, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ये और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसका है एप्लीकेशन पार्ट। अब ये जो इसका अप्लाइड पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अप्लाइड पार्ट में एरोमेटिसिटी आती है। देखो, आने को तो ऐसे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आने को आ सकते हैं, लेकिन मेन जिससे आते हैं यार उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मतलब कम से कम GOC IPSC में 10 घंटे 12 घंटे ऐसे तो कितने लगा लो, है ना? एरोमेटिसिटी के अलावा कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बच्चों एसिड बेस स्ट्रेंथ से क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आते हैं, और एसिड बेस रिएक्शन से भी आते हैं। मेन क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो एरोमेटिसिटी, उससे एसोसिएटेड रिएक्शन से आएंगे। उसके अलावा कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, एसिड बेस स्ट्रेंथ से आएंगे, और उसके अलावा एसिड बेस रिएक्शन से भी आ सकते हैं। तो प्राइमरीली इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव की, बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन, रेजोनेंस जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, इंडक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, कम होते हैं। तो ओवरऑल क्रक्स मिल गया। ये क्रक्स है बच्चों, ये जूस है इतने सालों के एक्सपीरियंस का जो आपके साथ डायरेक्टली शेयर हो रहा है। तो इस जूस का पान कीजिए, आप यूज़ करिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, एक बात कही जाती है वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि गुरु को आप जितना रिस्पेक्ट से देखते हैं या जितना रियल में आपका बिलीफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मान लो आज के टाइम में यूट्यूब पे आपके पास मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर टीचर से समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि हर टीचर्स को आपस में ज़बरदस्ती कंपेयर मत करो। हर टीचर आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने हिसाब से, तो ठीक है, आपको जो सूट करे
बस फिर उस पर पूरा तन्मयता के साथ लग जाओ। हम करते क्या है, जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो मल्टीपल टीचर्स से पढ़ रहे होंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया, भाई दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी आपके। एक टीचर से पढ़ो, ढंग से पढ़ लो, ताकि आपकी अप्रोच भी डिफाइन हो। ये तो हम टीचर्स के कंपैरिजन में लग जाते हैं। मैंने देखा है कोटा में भी खास तौर पे जब मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उनके कंपैरिजन में ही अपना समय, जो एवरेज बच्चे हैं वो उस कंपैरिजन में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, किसी भी एक टीचर में उनका पूरा फुल ट्रस्ट बनता ही नहीं है, वो प्रेम बनता ही नहीं, वो प्यार बनता ही नहीं, वो दीवानगी आती ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों? तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार आपका सिंक बैठ गया तो उस पर फोकस करिए। यहाँ पे अब क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीओसी में, जैसे कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन। यहाँ पे बात कर रखी है असर्शन में, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। सभी को पता है बात, ये स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी में और सब जगह दिया हुआ है कि बेंजीन जो होता है रियल में, बेंजीन भाई ये तो नहीं होता ना, ये तो बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। असल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, पता है ना सभी को। दोनों में हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है? इस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा जो होती है ना बच्चों, इसका रीज़न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। किससे एक्सप्लेन होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जिसमें क्या होता है, ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना यहाँ पे, जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ ना, तो ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इससे क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी जो होती है इस कंपाउंड की वो लेस हो जाती है। MOT से एक्सप्लेन होता है कि भाई जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और डीलोकलाइजेशन होता है तो एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज होती है, और उसके तरीके भी बता रखे हैं MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लेकिन ये हमारे जेई में जब कराते हैं तो टीचर्स नॉर्मली नहीं कराते कि असल में कैसे हुआ है ना, और वो हमारे सिलेबस में भी डायरेक्टली नहीं है। लेकिन उसका जो ईजियर एक्सप्लेनेशन होता है वो ये होता है कि डीलोकलाइजेशन होने से, यानी इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन होने से, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाइज के साथ जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी क्या होगी ओवरऑल सिस्टम की, डिक्रीज होगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ईजियर वे है उसको एक्सप्लेन करने का, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था और इसका जवाब आप समझ रहे हो, इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यू गॉट द पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये, यार देखो आप सभी देख सकते हो, और वीडियो को पॉज करके ट्राई करना सभी के सभी, ठीक है। अरे यार ठुल्लू ने इसमें कमाल करते कई बार हमारे एडिटर्स। चलो कोई नहीं, आंसर यहीं पे लिख दिए, अब क्या क्या तो ट्राई करोगे। यहां पे बोला गया था कि इन तीनों में सबसे इजीली कौन डी प्रोटोनेट होगा। तो आप फंडा समझिए डीपर लेवल्स पे कि क्वेश्चन पूछने के अलग अलग अंदाज होते हैं। जैसे कि यहाँ बोला है बेसिक मीडियम में डी प्रोटोनेशन किसका होगा। अरे सवाल पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन है। यानी सवाल एक ही होता है लेकिन उसको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। या तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हो सकता है आपसे पूछ ले भाई बताओ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। ये आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द लोवेस्ट पीके, या अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। तो एक सवाल को पूछने के अलग अलग अंदाज होते हैं। तो यहाँ पे अंदाज समझ में आया। तो इसमें सबसे एसिडिक ए क्यों है भाई, क्योंकि ए में जब मैं बीच से H निकालूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर CH2 होता है इसको एक्टिव मिथिलीन भी बोलते हैं। एक्टिव मिथिलीन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से जब H निकलता है और नेगेटिव चार्ज आता है तो वो दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। यहाँ पे इधर भी C डबल बॉन्डों के साथ ये रेजोनेंस करता है, जिस कारण यहाँ पे भी -M लग रहा है, यहाँ पे -M लग रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन्स पे जा रहा है। -M से हुआ क्या, -M से ये 2 ऑक्सीजन्स के पास गया। यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, है ना। बाकी मुझे आज लग रहा था कि यार आज ना लेक्चर की बैंड बजने वाली है, क्योंकि मेरा गला ना इससे पहले एकदम से बैठ गया था सडनली लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बस मुझ में जोश आया कि नहीं भाई लेक्चर तो आज ब्रह्मास्त्र तो जाना है ना। जो अब बोल दिया है वो करना ही है अपने को एनी हाउ, ठीक है। तो फिर आई टुक सम थिंग्स एंड देन नाउ दिस इज फाइन। तो यू गॉट द पॉइंट। बाकी सब में क्या होता है, एस्टर के साथ अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो जब नेगेटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि एस्टर जो होता है वो खुद में ही रेजोनेंस उसका इफेक्टिव होता है, हेंस इसके साथ ये उतना इम्पैक्टफुल रेजोनेंस नहीं कर पाता है।
चलो बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, इन्होंने आंसर पहले क्यों लिख दिया? चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अब सीधा अपन फिर कर ही लेते हैं। जैसे देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। AOTS में अगेन मैं बताऊंगा कि इस तरह के हमने क्वेश्चन भर भर के डाले हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानता उनको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस की अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए 2 ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है 213 वाला और एक होता है 231 वाला। ये जो ऑर्डर है ना, डिग्री के हिसाब से 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री या 231, पहले केस में हमारे पास मिथाइल के रिलेटेड अमाइंस होते हैं और दूसरे केस में हमारे पास इथाइल से रिलेटेड अमाइंस होते हैं। और ये कौन से फेज में ऑर्डर आता है? ये पानी एक्वस फेज में आता है। गैस फेज में नॉर्मल ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सिर्फ इंडक्टिव से काम हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस बात पे निर्भर करती है? बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने की एबिलिटी को डिपेंड करती है, कितनी अच्छी एबिलिटी है। अब उसमें 2 फैक्टर सबसे मेन होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर में वहाँ कितनी डेंसिटी अच्छी हो रही है, और दूसरा फैक्टर बच्चों क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है। इसलिए इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके ये ऑर्डर बदल जाता है। यानी ये ऑर्डर एक्वस फेज में इसलिए बदलता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग का फैक्टर आने की वजह से होता है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉरी बच्चों, ये बीच बीच में थोड़ा सा रहेगा, पर अब क्या करूं, है ना, ये है तो है अब थोड़ा सा, ठीक है। तो यू गॉट द पॉइंट। तो ये ऑर्डर अपने को दोनों के क्लियर होने चाहिए, NCERT में दिए हुए हैं। एक और चीज़ तुम्हें साथ साथ, मतलब क्योंकि देखो आप समझ रहे हो ना कि ये सेशन इज मोर ऑफ अ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, प्लस लेकिन प्राइमरीली इसके अंदर गाइडेंस भी है कि कहाँ से पढ़ लो इसको, क्या कर लो, खुद से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, क्योंकि मेनली सेल्फ स्टडी का गेम है। सिर्फ टीचर्स सॉल्व करा देगा उससे नहीं बनेगी बात। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये अपना जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं NCERT में अमाइंस वाले चैप्टर में और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, इनको ढंग से करके जाना, वो ऑर्डर्स भी ढंग से देख लिया जाना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, तो समझ में आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 2 अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू किस बात की दे रखी है भाई, ये वैल्यू क्या हो सकती है, बेस है, तो ये वैल्यू नेचुरली हमारे पास किस चीज़ की होंगी? PKB की होंगी। अब ये क्वेश्चन हमें करना है। फॉर्चुनेटली इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो सभी के सभी एक बार इसको बच्चे ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है, तो मज़ा आएगा आपको। थिंक अबाउट इट, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें सभी एवरीवन, दैट इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, फिर अपन इसके की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलो, होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। इसका आंसर बता देते हैं पहले बच्चों। इसका जो आंसर है दैट इज 4 इसका आंसर है। देखो यार, अब इसको फास्टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। फास्टेस्ट करने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो PKB लोवेस्ट है, सॉरी हाईएस्ट है, उसको देख लो। PKB हाईएस्ट का मतलब क्या है? जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम है। हाँ, मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ इन सब में क्लियरली दिख जाएगी भाई साहब, ये जो एनिलीन है इसका सबसे मिनिमम होगा, बिकॉज ये एक एरोमेटिक अमाइन है और इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में काफ़ी खुश है, काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अगर ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, चिल भाई, इंजॉय कर रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे लेस हो गई, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। इसलिए एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ इज सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। तो जो एलिफेटिक है, ये सारे एलिफेटिक हैं, राइट। तो A3 है। अब A3 वैसे खैर बाकी सब जगह भी हो रहा था, है ना, बाकी कई जगह भी हो रहा था। अब यहाँ पे इथेन अमाइन, N इथेन इथाइल अमाइन, और ये जो है ना, कई बच्चे N को देखते ही घबरा जाते हैं। अरे भाई N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन पे इथाइल लगाया, और तो क्या ही है, घबरा जाते हो तुम छोटी छोटी चीज़ों से। यार दिल इतना छोटा मत रखो भाई, बड़े हो गए हो तुम अब, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें मत घबराओ, है ना। डोमिनेट करना है अपने को, एग्रेसिव रहना है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। फिर से ठुल्लू ने आंसर दे दिया। यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं है, कोई बात नहीं, इस सवाल में थोड़ा सा पता नहीं क्या ही गड़बड़ है, बट जैसे इसमें तो ऑप्शन भी 5 दे रखे, पता नहीं क्यों दे रखे, क्या कर रखा है इन लोगों ने। बट ओवरऑल हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के वेरियस कंपैरिजन के क्वेश्चन भी पॉसिबल है, राइट, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि ये पर्टिकुलर सवाल हमारे पास है, इसको अपन देखते हैं। इसको जल्दी से सभी के सभी वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
ट्राई दिस एवरीवन, हेलो हेलो, यस एवरीवन बच्चों। तो भाई इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं सभी को, इसका जो सोल्यूशन क्या, इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ये तो फंडा बिल्कुल क्लियर था कि भाई सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब H को तुम निकालोगे तो यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब O पे नेगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना, यही तो चाहिए था हमें। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे डीलोकलाइज भी होगा। तो यहाँ पे जो HC है ये तो मतलब बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद D है, A है और B है। अगर हम बात करें तो D, A और B में अगर हम बोलें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो D क्यों आ रहा है भाई? अगर हम बात करें इसके अंदर D, A और B में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो एक तो इसके बगल में COOH है। COOH जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अलॉन्ग विद दैट बेंजीन के साथ ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं इसको, इस वाले पर्टिकुलर जो D वाला अपना H है। इसके बाद A और B में अगर हम बात करें तो A इज मोर एसिडिक, क्योंकि A वाला जो कार्बन है ना ये डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से H निकालना इज मोर फेवरेबल। H निकाल के नेगेटिव चार्ज आएगा तो दैट विल बी स्टेबल ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बन। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे अगर हम B वाले की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन उसके बगल में C ट्रिपल बॉन्ड CH है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उतना नहीं है जितना कि COOH का था। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ से आया था। तो आपने देखा, आप देखो कीनली ऑब्जर्व करो कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं, क्वेश्चंस मेनली उन्हीं कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, जो बातें बताई गई हैं उसी तरह के मेन। तो फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स और एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दैट। और क्वेश्चंस करने के सबसे अच्छे रिसोर्स आप सभी जानते हो कि भाई सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है। एक तो NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, AOTS के क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। बाद में देखो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जवाब दे दिया है भाई साहब ने पहले ही, लेकिन स्टिल एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो सभी वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देखें सवाल को। हाँ जी बच्चों, देखो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो C आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि जब भी कार्बोकेटाइन ऐसे बने और अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो हमेशा किस चीज़ को देखना है, हाइब्रिड को देखना है। हम कॉमनली गलती क्या करते हैं, अरे हम इसी को देखने लग जाते हैं। अरे ठुल्लू, अगर तू इसी को देखेगा तो असल में तो प्लस चार्ज यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट थोड़ी है, ये तो पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो प्लस चार्ज यहाँ भी जाएगा, फर्दर जब ये रेजोनेंस करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। अब ध्यान से देखो तुम, ठीक है, ठुल्लू नहीं बनना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे NH2 आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है, और अब ये जो NH2 है ये इस कार्बोकेटाइन को खुशियां देगा। ये खुशियां मतलब प्लस M, ये लोन पेयर और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा एंड वही होगा जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, मजा आ जाएगा, रोमांस हो जाएगा, बढ़िया, बिल्कुल चिल, माइनस प्लस एंजॉय हो जाएगा, है ना बच्चों। सो दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यू कैन सी वेरी क्लियरली। जैसे ये क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे देखो भाई, अब क्या क्वेश्चन को पूछ लिया, पीके वैल्यू के हिसाब से पूछ लिया, करेक्ट ऑर्डर बताओ पीके वैल्यू के हिसाब से। अब पीके वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, तो भाई पीके वैल्यू ज्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। याद रखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ में अप्रोच क्या होती है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में ना सबसे पहले हमें H+ को निकालना होता है। H+ निकालिए और H+ निकाल के नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसकी स्टेबिलिटी का खेल है। तो सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर अबाउट GOC, इट्स मोर अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो एनायन बनता है H निकलने के बाद। तो यहाँ पे आप सिंपली इन ग्रुप्स को देख के काम कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना क्लियर है कि अच्छा भाई साहब ये तो प्लस M दे रहा है, NO2 का तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल, आदि माइनस है, मैं दरिंदों का बादशाह है ये,
और यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा आइसोप्रोपाइल, ये क्या शो कर रहा है, ये प्लस आई एंड प्लस एच शो कर रहा है। तो नेचुरली जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है और डायरेक्ट होता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना, दे डू कम। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आने लगे, पहले ये नॉर्मली नहीं आते थे। ये एसिड बेस रिएक्शंस और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। एसिड बेस रिएक्शन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इसको आप पीओसी में मानना है, पीओसी में मान लो, जीओसी में मानना है। कई बार क्या होता है, कैटेगरीज क्वेश्चंस की एग्जैक्टली फिक्स नहीं होती, तो इसको प्रैक्टिकल वाले में मानना है तो उसमें मान लो। जैसे वही बोला हो ना, विल नॉट डिसॉल्व इन दिस, तो ओवरऑल देखो क्वेश्चन तो तुम कर लेना आराम से, लेकिन फंडा क्या बोल रहा है, NaCO3 में डिसॉल्व नहीं होगा और NaOH में भी नॉर्मली नहीं होगा, हॉट NaOH में हो जाएगा, है ना। अब हॉट NaOH में कौन डिसॉल्व होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, हॉट NaOH में वो डिसॉल्व होगा जिसके पास एसिडिक H है, अच्छा एसिडिक H है। याद रखिए, नॉर्मल अल्कोहल्स के साथ NaOH रिएक्शन नहीं करता, मतलब फॉरवर्ड में नहीं जाता है उतना ज़्यादा, और एल्काइंस के साथ भी नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या अगर कंपाउंड में मल्टीपल नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, फिनॉल में 2-3 लगे तो भी NaOH रिएक्शन कर लेता है। तो NaOH जो है, उसके अलावा NaOH किससे रिएक्शन करेगा ये अपने को देखना होगा। तो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर रिलेटिवली बेटर क्वेश्चंस, बिकॉज इसके अंदर आपको हर कंपाउंड के पीछे देखना है कि भाई ये जो कंपाउंड है ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। इसका मैं एक थंब रूल तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें फंडा क्लियर हो जाए। बेसिक फंडा इनका, इन क्वेश्चंस का ये होता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, हो सकता है NaOH एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दे, तो रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन अगर कंप्लीट है तो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का मतलब क्या, रिएक्शन पूरी होनी चाहिए। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसका फंडा ये होता है कि जो भी हमारे पास बेस है, जैसे कि NaOH है, या हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है, या जैसे मान लो हमारे पास NaH है, इन सब का कॉन्जुगेट एसिड बना लो, H+ ऐड कर दो सबका, ठीक है। बेसिक फंडा ये है कि जो इनका कॉन्जुगेट एसिड है, इससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड वहां होना चाहिए, उससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए। जैसे पानी से ज्यादा एसिडिक अगर कोई भी कंपाउंड होगा तो NaOH में वो डिसॉल्व होगा, वाटर से ज्यादा एसिडिक अगर कोई कंपाउंड है तो वो डिसॉल्व होगा। सिमिलरली H2CO3 कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होगा। हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक जो होगा, अब हाइड्रोजन से एसिडिक ज्यादातर कंपाउंड होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का pK वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, 38 के आसपास होता है, 36-38 के आसपास होता है। अमोनिया का भी बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो। जैसे सोडामाइड है, सोडामाइड लिया जाता है तो उसमें NaNH2 होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो की कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथ में बता दिया कि भाई की कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें जो भी इनका कॉन्जुगेट एसिड है उससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन फेवरेबल है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ रखा भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें क्या दिक्कत है भाई, सब फिनॉल्स है, सब फिनॉल्स है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप, जिसमें ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सबसे एसिडिक होगा। जब ऐसा है तो जरा सोचना ही नहीं, NO2 ने जीत लिया भाई गेम, क्लियर है, समझ रहे हो। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, दे डू कम। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आते हैं, जैसे कि इसको देखो, ये क्वेश्चन एक बार इसको देखो आप, जस्ट सी टू इट, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, है ना। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि भैया आंसर, कई बार इनने क्या कर रखा है, यहीं पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, चलो, होपिंग दैट आपने इसको ट्राई किया होगा। आंसर तो इसका 4 आ रहा है। तो इसमें सबसे एसिडिक तो B था, ये तो क्लियर था, B था, तो ये और ये तो वैसे ही चले गए, है ना, ऑप्शन बचे ये दो। अब यहाँ पे C और D का गेम है। C और D का नहीं, वैसे आसानी हो गया अभी काफ़ी। इसमें अगर हम बात करें तो C और D में हमारा D नेचुरली ज़्यादा है क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, तो B तो सबसे ज़्यादा होना ही था। CF3 का -I बहुत फौला दिया भाई। CF3 इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो -I शो करेगा। और -I शो करने के बाद क्या होगा, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, है ना। तो CF3 शोज -I एंड वेरी स्ट्रॉन्ग -I। तो ये वैसे आसान हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा आसान हो गया, लग रहा था दिखने में कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पर इतना कोई खास है नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको केमिकल बॉन्डिंग का मानना है, उसका मान लो, GOC का मानना है, उसका मान लो। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ है कि पेयर जो है
जिसके अंदर दोनों कंपाउंड्स के अंदर, जिसमें दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और ये बहुत कॉमन होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं वो, यानी डाइपोल मोमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कॉमनली उनको लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की अप्रोच तो बहुत सिंपल ही है, आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है तो क्या ही बनाओगे आप। ठीक है, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है NH3 NF3 वाला, ये अपने को आना चाहिए, ये सभी कर लेना NH3 NF3। उसके अलावा ये वाला क्लोरोफॉर्म वाला CH3Cl3 CCl4 CH2Cl2, ये डाइपोल मोमेंट का अपने को आना चाहिए। उसके अलावा अपने को ये जो फिनॉल्स में रहता है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अगर ये पैरा पे है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है, तो इसके बेसिस पे कैसे डाइपोल मोमेंट वेरी करता है, ये अपने को फंडा क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट। अब जैसे अगेन देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। इन्हें आपने देखा ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों किस चीज के भरे पड़े हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड बेस रिएक्शन, मेनली क्वेश्चन उसके भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करें इस सवाल को, जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई आउट दिस क्वेश्चन बच्चों, एवरीबॉडी। हाँ जी, हो गया। देखो द करेक्ट आंसर इज 1 है इसका करेक्ट आंसर। ई देखते ही समझ में आ गया, अरे भाई NO2 है तो ई जीत जाएगा। अब ई यहाँ पे 1 और 4 में ही था, 1 और 4 में ही ई था, तो ई के बाद अगर अगला कंपैरिजन है तो सी और डी में, सी और डी से काम हो जाएगा। सी और डी में बहुत आसानी से हो रहा है क्योंकि डी जो है ना, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू सी, बिकॉज OMe क्या शो करता है, +M शो करता है। ओ के पास लोन पेयर है ना बच्चों, ओ के पास लोन पेयर है, तो +M की वजह से ऐसा हो रहा है। यू गॉट द पॉइंट, so that is why it is happening। अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड से आते, तो जो निष्कर्ष निकले हुए ना इन सब का आपको प्रॉपर यूज करना है। और देखो सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है आज, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ आप में से कुछ ही स्टूडेंट होंगे सिंसियर जो इस समय तक सेशन को देख रहे होंगे। बहुत सारे तो शुरू में ही 2 मिनट देखते हैं या 1 मिनट देखते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो ढंग से इसको देख रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियल में ऐसे सिंसियर ATPians हैं कितने, जो रियल में सिंसियरिटी के साथ जो अच्छा रिजल्ट हमें देने वाले हैं, जो जेई में हमें अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और खुद भी कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ये सेशन कितना मीनिंगफुल और कितना हेल्पफुल आपको लग रहा है, ताकि इसी अप्रोच के यार हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगा, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार ये हमें मतलब जो हम कर रहे हैं मीनिंगफुल है। रियल में जो ये थॉट प्रोसेस हम ब्रह्मास्त्र में लेके आए हैं ये सही में बहुत पावरफुल है, ये ब्रह्मास्त्र सही में पावरफुल है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको कैसा लगा, कोई सजेशन है तो वो भी देना, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पस एग्जैक्टली यही है कि लिमिटेड समय में आपको बिल्कुल मजा आ जाए, मतलब काम हो जाए, इंपैक्टफुल चीज़ें आपको मिले, हर सेशन से आपका ROI बहुत अमेजिंग हो। तो सभी सिंसियर ATPians को बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और लाइक तो कर ही देना, लाइक तो करना बनता है यार, है ना। हाँ जी, PPT किसमें बनेगा, PPT किसमें नहीं बनेगा भाई, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का लोन पेयर बेंजीन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ब्रोमीन निकलेगा नहीं, ब्रोमीन निकलेगा नहीं तो AgBr का PPT बनेगा नहीं। अच्छा, AgBr का PPT अपने कमेंट में साथ में ये भी लिख देना, AgBr का PPT का क्या कलर होता है, क्या कलर होता है AgBr के PPT का। बाकी सब में PPT बढ़िया बनेगा। ध्यान से देखो, थर्ड के अंदर जब प्लस आएगा तो ये क्वासी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, यानी एरोमेटिक रिंग विच इज आयोनिक एज वेल इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक, तो क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, है ना, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बहुत बढ़िया है यार, इन सब में Br आराम से निकलेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं कि जेई मेन में सारे क्वेश्चन पपलू बिल्कुल ठुल्लू नंबर 1 आएंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी ट्राई कर सकते हैं एक बार, ये क्वेश्चन सभी ट्राई कर सकते हैं। ये स्क्वेरिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्क्वेरिक एसिड हम बहुत कॉमनली क्लासेस में कराते रहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको ट्राई करें जल्दी से। हाँ जी, इसका जवाब देते हैं। इसका आंसर है 4 भाई, 4 है ना, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे A C and D, A C and D। देखो फंडा ऐसा है कि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट OH माइनस के दिए हुए हैं, 2 इक्विवेलेंट जब OH माइनस के दिए हैं तो OH माइनस का जिंदगी में जो उसूल है एसिडिक H को निकालना, वो हम निकाल देंगे, दोनों H को निकाल देंगे। दोनों H को निकालने के बाद अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा ना वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस करोगे ना बच्चों,
तो यहाँ पे इसके जो RS बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार 2 ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव है, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तो चारों इक्विवेलेंट बनेंगे। चारों इक्विवेलेंट बनेंगे तो उसी बेसिस पे फिर ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसके अलावा जैसे अगेन ये क्वेश्चन जो है, इसमें डायपोल मोमेंट और एरोमेटिसिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको मिक्स किया गया है बहुत ही अच्छे से। डायपोल मोमेंट एंड एरोमेटिसिटी दोनों को मिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, अगर कर पाओ तो आई थिंक सही होना चाहिए तुमसे। ट्राई करो जल्दी से, थिंक अबाउट इट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ पे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले वाले में इसमें डायपोल अच्छा है, क्योंकि देखो यार इन सबकी इच्छाएं जिंदगी में एरोमेटिसिटी प्राप्त करने की है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल, जैसे जिंदगी में ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा जो गोल होता है वो होता है मोक्ष प्राप्ति, टू फाइंड योरसेल्फ, टू फाइंड द गॉड, राइट, टू फाइंड हिम। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मुख्य लक्ष्य है वो है एरोमेटिसिटी, सुख की प्राप्ति। ठीक है, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर शिफ्ट हो जाता है तो उससे क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, एंड विद दैट दोनों रिंग क्या हो जाएंगी, एरोमेटिक। जब दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गई तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया और यहाँ पे भी बच्चों नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा एक डाइपोल क्रिएट हो गया, बहुत ही प्यारा डाइपोल क्रिएट इसके अंदर हो गया, है ना। और पता मैंने पहले भी कुछ वीडियोस लेके आ रखा हूँ जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के इन सब के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप मेरे वीडियोस पुराने सारे देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, आप GOC प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्च कर सकते हो, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच जाएंगे वहाँ तक। GOC प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्च कर सकते हो, ऑलरेडी बना रखा है। तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ, तो आप उसमें भी कर सकते हो, अलॉन्ग विद दिस भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इतना सिंपल नहीं है। इसको सभी ट्राई करें जल्दी से। तो इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब है 2। ये बच्चों आज का आखिरी सवाल था, है ना, ये आज का आखिरी सवाल था। मैं जानता हूँ आप और भी करना चाहते हो, और भी करना चाहते हो, है ना, तो लेकिन अभी इतना खुद प्रैक्टिस करो, आपको पूरा फंडा समझ में आ गया ना। नाउ डू द सेल्फ स्टडी। अप्रोच समझ में आई होगी आपको कैसे होती है। देखो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ट्रोपोलोन जो होता है ये कैसा होता है भाई, ट्रोपोलोन। अब बता, अब ट्रोपोलोन कौन सा NCERT में दिया हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ट्रोपोन होता है और ट्रोपोलोन के अंदर यहाँ पे साथ में अल्कोहल भी होता है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है कि कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इंटरेस्टिंग है कि कंपाउंड के अंदर अगर हम बोलें तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इनफैक्ट ज़्यादा है, 6 2 8 और यहाँ पे 10 हो जाएंगे इस एंगल से, तो ठीक है। लेकिन और रिंग के अंदर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के अंदर है वो हमारे पास 6 पाई है अगर रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, और उसके अलावा इसके जो C डबल बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन्स है ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे O की तरफ ही जाएंगे, इसको शिफ्ट हम O की तरफ ही करेंगे तभी यहाँ प्लस आएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ CO इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, ये इन्वॉल्व नहीं है, तो ये फॉल्स है। और ये जो पहली स्टेटमेंट है एरोमेटिक कंपाउंड तो सही है, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल अगर देखोगे तो ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 4, है ना बच्चों। होपिंग दैट ये जो पर्टिकुलर पहला ब्रह्मास्त्र का सेशन था ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और आपके लाइक से मुझे पता ही लग जाएगा। एंड जो भी टीचर्स आपको बाद में इसमें पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बच्चों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अमेजिंग टॉप रैंकर्स पढ़ाए हैं उन लोगों ने, तो उन टीचर्स को भी भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, है ना बच्चों। तभी यार उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ यार बच्चों को अच्छा लग रहा है, मतलब तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो उनको भी खूब सपोर्ट करिएगा, ठीक है बच्चों, है ना। चलो फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अगला आइसोमेरिज्म है ना, अगला आइसोमेरिज्म है।